हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि नोड एनालिसिस में आप लोगों को डायरेक्ट मेथड बताया था। तो डायरेक्ट मेथड में कई लोगों के कुछ डाउट है, तो आज उन डाउटों को मैं क्लियर कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये कोई सर्किट ऑलरेडी मैं बोर्ड पे बना के रखा हूं। इस सर्किट में हर चीज मैं इंक्लूड कर दिया हूं, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज टू करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। साथ में मैंने सुपर नोड का भी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किया है। तो वो सब चीजें ऑलरेडी मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं कि जिसको भी डायरेक्ट मेथड लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर कर सकता है। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एक रेफरेंस नोड लेते हैं। तो हमने देखिए ये रेफरेंस नोड ले लिया। ये क्या ले लिया? रेफरेंस नोड मींस जीरो नोड। इसके बाद जो नोड बचते हैं उनको प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड कौन कौन से हुए? एक नोड देखिए, मैं जो ये बबल कर रहा हूं ये प्रिंसिपल नोड है। एक नोड ये प्रिंसिपल नोड है, ये देखिए। और एक नोड ये है प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल नोड पे हमें नोड एनालिसिस अप्लाई करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये क्या है? एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये क्या है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यहां पे हमने इस नोड के वैल्यू, हमने इसको एक नया नाम दे दिया। मान लीजिए इसको हमने ए टर्मिनल दे दिया, वीए टर्मिनल दे दिया। ठीक है, इस नोड के वोल्टेज को हमने क्या ले लिया? वीए ले लिया। और इस वोल्टेज को हमने ले लिया वीवी वोल्टेज ले लिया। ठीक है, जब भी मैं अब डायरेक्ट मेथड नहीं बता रहा हूं, आप सिंपल समझिएगा कि सुपर नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुपर नोड से डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप उसको फॉलो करिए। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे आपने वीए लिख लिया है, इसमें वी है। अब इसको आप वीसी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वीसी लिख लीजिए। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल नोड आपको दिख रहे होंगे, वीए, बीबी एंड बीसी। मतलब तीन वेरिएबल आ गए हमारे पास, वीए, बीबी एंड बीसी। तो हम ए पॉइंट पे नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहे हैं। तो ए पॉइंट पे अगर हम नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एन फॉर NOD, नोड, यहां पे अप्लाई करना चाहूँ। इस पे मैं ब्रांच काउंट करूंगा, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। हम क्या करेंगे? सारी करंट को आउटगोइंग मानेंगे। क्या मान के चलेंगे? सारी करंट को आउटगोइंग मान के चलेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि सारी करंट को आप आउटगोइंग ले सकते हैं। कोई 2 करंट को आप इनकमिंग ले सकते हैं, 4 करंट को आउटगोइंग ले सकते हैं, जैसा आपका इच्छा है। लेकिन जो आपने एज्यूम कर लिया उसी के अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि ये नोड हाई है और सारे वोल्टेज लोअर हैं। क्लियर? तो इस पे मान लीजिए हमने नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहे हैं, तो वीए पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इस नोड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस ब्रांच की करंट मुझे लिखना है। अगर जिसको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। इसमें मान लीजिए कि इसमें करंट आप मान लीजिए I1 है, और इसमें मान लीजिए कि करंट आपकी क्या है? I2 है। इसमें ऑलरेडी करंट है, इसमें भी करंट है। तो इस पे आप क्या लिखाएंगे? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी है आपकी? 5 एम्पियर है। इनकमिंग करंट आप देखिए कौन सी है? 5 एम्पियर है। और आउटगोइंग करंट है आपके पास I1 करंट है, प्लस और करंट क्या है आपके पास? I2 है एंड IY है। क्लियर? ये करंट है। अब इनको हम लिखने चल रहे हैं। जिसको उस तरह से समझ में नहीं आ रहा था तो हमने करंट के रूप में बता दिया। कैसे? देखिए आप 5 इक्वल टू आप कैसे लिखेंगे? 5 इक्वल टू I1 की वैल्यू लिखना है। I1 ये हायर वोल्टेज है, तो VA और -10 -0, क्योंकि ये रेफरेंस नोड आपने लिया है। रेफरेंस नोड का वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट। तो आप लिखेंगे VA -10 -0 डिवाइड बाई, और ये कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए ये 3 ओम रेजिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो ये I1 हमने लिख लिया, प्लस I2 लिखना है। I2 करंट कौन सी है? ये करंट है। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट करिए। आप लिखेंगे VA और लिखेंगे -+4 वोल्ट और -0 डिवाइड बाई इसमें कितना? 4 ओम। ठीक है, तो I2 लिख लिया। IY कैसे लिखेंगे? प्लस IY देखिए ये करंट है। IY करंट लिखेंगे तो ये लिखेंगे VA, और ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं
तो ये लिखेंगे VA माइनस 12 और माइनस BB डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस कितना है 3। तो इस तरह से आपका ये देखिए नोड एनालिसिस कंप्लीट हो गया। जिनको भी डायरेक्ट मेथड में कंफ्यूजन है वो इस मेथड से करें, बेसिक मेथड से करें। क्लियर? अभी मैं फिर डायरेक्ट मेथड में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर? तो यहां से आपको समझ में आया कि हमने ए टर्मिनल पे नोड एनालिसिस लगा दिए। अच्छा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वोल्टेज कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं या माइनस लिख रहे हैं, तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या लिखना है, ये आई वाई की वैल्यू क्या लिखना है, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक केवीएल लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? केवीएल। तो अगर इसको हायर मान लिए आप तो केवीएल लिखेंगे, देखिए क्या होगा, VA लिखेंगे और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3IY लिखेंगे, और ये देखिए हायर से लोअर जा रहा है, क्या लिखेंगे, -12, और यहाँ का वोल्टेज लोअर लेंगे, क्यों? क्योंकि आपने उसको हायर मान लिया है। तो जो आप एज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो IY इक्वल टू आ जाएगा आपके पास VA -12 और -BB डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। तो देखिए IY की वैल्यू वही मैं लिखा हूं, IY की वैल्यू VA -12 -BB डिवाइड बाई 3। तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कभी भी, तो एक पॉइंट मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक केवीएल लगा लीजिए, उसके अंदर की करंट आ जाएगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस नोड हम 0 ले चुके हैं। तो ये हमने ए टर्मिनल पे नोड एनालिसिस अप्लाई किए। अब हम बी पे अप्लाई करने चल रहे हैं। तो बी टर्मिनल पे अप्लाई करने चल रहे हैं, जैसे ए पे हमने अप्लाई किया। क्लियर? अब बी पे अप्लाई करने चल रहे हैं नोड एनालिसिस। आप ध्यान से समझिएगा, बी पे चल रहे हैं तो बी पे देखिए ब्रांच कितनी है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। तो इस ब्रांच में करंट ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हो IY, इस ब्रांच में ऑलरेडी करंट है। देखिए जहां इसमें करंट सोर्स है तो इसमें करंट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी देखिए इसमें करंट लिखा है 0.5 Vx। क्लियर? ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है? तो और इसमें जहां भी सुपर नोड है, सुपर नोड किसको कहते हैं, दो प्रिंसिपल नोड के बीच में अगर एक कोई केवल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं सुपर नोड। तो हम ये समझेंगे कि सुपर नोड कुछ नहीं होता है, आप सिंपल केवीएल और केसीएल से सुपर नोड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? जैसे देखिए आप, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहाँ पे अगर एक सुपर नोड है, देखिए इनके बीच में, क्यों सुपर नोड है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो जब आप डिफरेंस लेके रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस 0 है तो करंट तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब तो ये तो कि नोड एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं सुपर नोड। क्या बोलते हैं? सुपर नोड। लेकिन प्रैक्टिकली उसमें करंट तो एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? तो ये देखिए इसमें करंट ऑलरेडी है, ये IY करंट ऑलरेडी है, इसमें करंट ऑलरेडी है, इसमें मैंने अपने मन से, इसमें देखिए मैं ब्लू कलर से ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस करंट को मैंने I कह दिया। क्या कह दिया? I। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे KCL अप्लाई करूंगा। KCL क्या कहता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये देखिए यहाँ पे IY इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा 0.5, ये आ जाएगा Vx। कितना आ जाएगा? Vx, और आउटगोइंग करंट कितनी और है? I। क्लियर? ये लिख लेंगे। अब IY लिखना है, IY लिखना है तो IY ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हो, उसी के अकॉर्डिंग ये जो सीधे कॉपी कर सकते हैं। कैसे? देखिए दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो ये लिखेंगे VA -12 और -BB और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ओम रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो हमने IY लिख लिया इक्वल टू, ये देखिए 0.5, ये क्या हो जाएगा Vx। क्लियर? Vx ये करंट ऑलरेडी है, I करंट अब आप इसी तरह से रहने दीजिए। ठीक है? ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, और ये देखिए ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड इक्वेशन पे चल रहे हैं, जो हमें C पे अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? C टर्मिनल पे। थर्ड हमें C टर्मिनल पे अप्लाई करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, C टर्मिनल पे हम नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहे हैं। C टर्मिनल पे नोड अप्लाई करने चल रहे हैं। ठीक है? C टर्मिनल पे आप देखिए कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4। तो देखिए इसमें ऑलरेडी करंट है 5 एम्पियर का, इसमें करंट एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें ऑलरेडी करंट आपने एज्यूम कर चुका है I, तो इसमें करंट मान लीजिए आपके पास, इसमें करंट आपने ले लिया
इसमें मान लीजिए कि आपने ले लिया I3 और इसमें मान लीजिए आपने ले लिया I4। अब यहां पे केसीएल अप्लाई करेंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी है? आई करंट है। इनकमिंग करंट आपके पास कौन सी है? आई है। और इनकमिंग करंट कोई है नहीं, और सारी आउटगोइंग करंट है। कौन कौन सी बताइए? ये आउटगोइंग करंट है आपके पास I3 एंड प्लस I4 एंड प्लस 5। तो ये आउटगोइंग करंट है। क्लियर? अब I की वैल्यू तो इसी तरह से रहने दीजिए, I3 की वैल्यू लिखने चलेंगे। I3 की वैल्यू देखिए ये है, ठीक है। I3 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? VC माइनस 0 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे? 8। क्लियर? VC माइनस 0 डिवाइड बाई 8 प्लस I4 की वैल्यू ये देखिए। तो यहां से यहां तक केवीएल लगा के I4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल VC माइनस दिस डिवाइड बाई दिस। क्लियर? तो ये हो जाएगा VC माइनस कितना होगा? प्लस 4, और ये हो जाएगा IY। क्या हो जाएगा? IY और माइनस 0 डिवाइड बाई कितना होगा? 7 प्लस 5। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सा आ गया? ये इक्वेशन आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गया। 3 इक्वेशन आ गया हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन आप देखिए एक अननोन इसमें आई दिख रहा है, आई को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आई को रिड्यूस करने के लिए जब भी जहां भी सुपर नोड हो, यहां पे एक नोड है, एक केवीएल लगा लीजिए। ये देखिए मैं आगे लिख रहा हूं क्या? यहां से यहां तक एक केवीएल लगाइए। देखिए क्या होगा बताइए? ये होगा बीबी और हायर से लोअर जा रहा है माइनस ये 9 वोल्ट और माइनस VC इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन, ये आपको फोर्थ इक्वेशन मिल गया। फोर्थ इक्वेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं VC इक्वल टू ये हो गया BB और माइनस 9। तो जो फोर्थ इक्वेशन है अगर इसमें पुट कर देंगे तो VC की वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी? BB के टर्म में, ठीक है। और इधर भी आई है, इधर भी आई है, दोनों आई को इक्वल करने के बाद आई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास 2 अननोन और दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक अननोन दिख रहा है VX और एक अननोन दिख रहा है IY। ये कैसे निकालेंगे? आइए ध्यान दीजिए। ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो अब हमें VX कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? VX। तो VX कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके अंदर की करंट चाहिए। क्लियर? तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या लिख रहे हैं। अरे इसमें करंट अभी हमने कैलकुलेट किया I1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी आएगी? ये आएगी VA और माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई ये आ जाएगी 5। तो ये करंट आ गई। क्लियर? हमें बेसिकली VX चाहिए। VX कैसे मिलेगा? इसमें अगर हमें करंट मिल जाए तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कर दे तो हमें VX मिल जाएगा। तो VX फाइंड आउट करने के लिए हमने देखिए इसमें सबसे पहले करंट कैलकुलेट किया है, जिस करंट की वैल्यू है I1, जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं कैलकुलेट करवा चुका हूं I1। अब हमें VX कैलकुलेट करना है। तो ये बताइए VX की वैल्यू क्या होगी? I1 इंटू क्या होगा? ये रेजिस्टेंस है कितना? 3। तो I1 की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर लिया हमने। VA माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या होगा? 5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3। तो आपने VX भी कैलकुलेट कर लिया। VX भी किसके टर्म में कैलकुलेट कर लिया? VA के। क्लियर? अब इसके बाद हमारा टारगेट एक और है, डिपेंडेंट सोर्स। हमने डिपेंडेंट सोर्स में VX अननोन को कैलकुलेट किया। अब हमारा एक और है IY। ठीक है? IY कैलकुलेट करने के लिए देखिए IY किस पे? इस रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो हो रही है इस पे डिपेंडेंट है। तो अब हम IY कैलकुलेट करेंगे। IY कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देखिए आप ये लिख सकते हैं IY इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा VA और ये बताइए VA माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 और इसके बाद माइनस BB डिवाइड बाई कितना होगा? ये 3। तो IY भी कैलकुलेट हो गया। तो आप देखिए ये इक्वेशन अगर मान लीजिए 4 है, ये 5 ले लीजिए और ये इक्वेशन 6 ले लीजिए। ठीक है?
तो अब हम दोनों इक्वेशन में क्या है, देखिए हमारे पास अननोन कितने हैं, 1 2 3, क्लियर। हमारे पास कितने इक्वेशन बन गए, 6 इक्वेशन। और देखिए इसमें दो और वेरिएबल आ रहे हैं, आई वाई एंड वी एक्स। इन दोनों को भी हमने वी ए एंड वी बी के टर्म में कैलकुलेट कर लिया है। तो ये देखिए यहां से ये आई इक्वल टू आई के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन में आई सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से, तो आई यहां से गायब हो जाएगा। फिर इसके बाद ये इक्वेशन बचेगा किसमें, वी ए एंड बीबी में। तो दो इक्वेशन बच जाएंगे वी ए एंड बीबी में। इन दोनों को सॉल्व करके वी ए एंड बीबी निकाल लेंगे। अगर हमें वीसी चाहिए तो वीसी की वैल्यू कितनी होगी, बीबी माइनस 9। तो इस तरह सभी नोड के वोल्टेज हम डायरेक्ट मेथड से नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा मैं डायरेक्ट मेथड से बताया था, डायरेक्ट मेथड में अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि मैं डायरेक्ट मेथड में कुछ भूल रहा हूं, तो आप सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहां से भी यही इक्वेशन बन के आएंगी। अब मैं यहीं से इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूं तो जो डायरेक्ट मेथड में मैं बताया हूं नोड एनालिसिस, सेम उसी तरह से बिहेव करेगी, क्लियर। तो मेरे समझ से इस डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आया। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन ये है, दो प्रिंसिपल नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स आता है तो उसको बोलते हैं सुपर नोड। तो ये सुपर नोड एक नाम दे दिया गया, इससे डरने की जरूरत नहीं, कोई नई चीज नहीं है। इसमें आप अलग से एक अदर करंट की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, वो आपस में दोनों को इक्वल करने के बाद सुपर नोड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्लियर। और हर प्रिंसिपल नोड पे आपको केसीएल अप्लाई करना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं नोड एनालिसिस नथिंग बट एज ए केसीएल एंड ओम्स लॉ, क्लियर। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है, थैंक यू।